नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही खास और दिल को छू लेने वाली रचना पर बात करने वाले हैं, महादेवी वर्मा की पथ के साथी। जी। अब देखिए, शीर्षक सुनकर तो लगता है जैसे मतलब इंसानी दोस्तों की बात होगी, पर यहाँ साथी बड़े अलग हैं, पशु पक्षी। ये असल में निबंधों का एक संग्रह है। हाँ, जिसमें लेखिका ने अपने जीवन में आए जानवरों के साथ जो उनके रिश्ते थे, गहरे रिश्ते, उनको बयां किया है। हमारे पास इस किताब का एक अच्छा खासा विस्तृत सारांश है और ये हमें मतलब इन कहानियों की एक झलक तो देता ही है। और ये दिखाता है कि वर्मा जी के लिए ये सिर्फ जानवर नहीं थे। हाँ बिल्कुल, वो संवेदनशील थे, समझदार थे, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए प्राणी थे। वो उन्हें बेजुबान नहीं मानती थीं। जी, वो सजीव साथी थे उनके लिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करने वाले। तो आज हमारी इस बातचीत का मकसद यही समझना है कि महादेवी वर्मा ने इन अनोखे पथ के साथियों को किस नजरिए से देखा, उनकी कहानियों में कौन से गहरे भाव छिपे हैं। और इन किस्सों से वो हमें इंसानों, जानवरों, प्रकृति के बीच के रिश्ते के बारे में क्या सोचने पे मजबूर करती हैं। सही। तो चलिए इस भावनात्मक सफर को शुरू करते हैं। जी। देखिए, इस रचना का जो मूल विचार है वही अपने आप में काफी अनोखा लगता है ना। हाँ बिल्कुल, साहित्य में ज्यादातर तो मानवीय रिश्तों की ही बात होती है। सही, लेकिन यहाँ केंद्र में जानवर हैं और उन्हें साथी का दर्जा दिया गया है। ये सिर्फ मतलब पालतू होने से कहीं आगे की बात है। जी, सारांश के मुताबिक वर्मा जी का मानना था कि जानवर भी बिल्कुल इंसानों की तरह ही संवेदनशील हो सकते हैं, समझदार हो सकते हैं, आत्मीय हो सकते हैं। वो उन्हें निर्जीव नहीं, सजीव आत्वीय प्राणी कहती हैं। ये शब्द अपने आप में बहुत वजन रखते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ जैसे एक इमोशनल अटैचमेंट की बात नहीं है। यहाँ ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि वर्मा जी उस पारंपरिक सोच को कैसे चुनौती दे रही थी। कौन सी सोच? मतलब वो जिसमें जानवरों को जिसमें या तो जानवरों को बस इस्तेमाल की चीज माना जाता था या फिर ये कि उनमें कोई भावनाएं ही नहीं होती। अच्छा। सारांश बताता है कि उन्होंने करुणा, ममता, सह अस्तित्व, ये जो गुण हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ इंसानों में होते हैं, हाँ, उन्होंने इनका दायरा बढ़ाया। उनके लिए ये गुण सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थे, वो इन्हें पशु पक्षियों में भी देखती थीं और अपने व्यवहार में जीती भी थीं। तो उनके लेखन में जानवरों का स्थान सिर्फ पालतू या आश्रित का नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बराबरी का, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए साथी का बन गया। हर प्राणी का अपना एक व्यक्तित्व, अपनी भावनाएं, अपनी कहानी। हाँ, और ये साथी शब्द का इस्तेमाल ये जानबूझकर चुना हुआ लगता है ना? बिल्कुल। पालतू या सिर्फ जानवर कहने में एक तरह का फासला सा लगता है, एक हायरार्की सी। सही कहा। लेकिन साथी कहने से एक बराबरी, एक साझा यात्रा का एहसास होता है, जैसे वो कह रही हो कि ये भी मेरे जीवन के रास्ते के हमसफर हैं। निश्चित रूप से साथी शब्द में एक गहरा सम्मान है, एक भावनात्मक साझेदारी है। ये वर्मा जी के उस व्यापक दृष्टिकोण को दिखाता है जहां मनुष्य अकेला नहीं है, बल्कि वो सृष्टि के बाकी जीवों के साथ भी जुड़ा हुआ है, एक भावनात्मक और नैतिक रिश्ते में। जी, उनके लिए ये जानवर उनके जीवन की कहानी के महत्वपूर्ण किरदार थे, सिर्फ बैकग्राउंड नहीं। सही। और ये नजरिया उस समय के लिए और शायद आज भी काफी प्रगतिशील है। बिल्कुल। अब बात और मजेदार हो जाती है जब हम उन खास साथियों से मिलते हैं जिनका जिक्र सारांश में है। ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये असल रिश्ते हैं, महसूस किए हुए हैं। हाँ, इन किरदारों की कहानियां ही वर्मा जी के दर्शन को असलियत में उतारती हैं। तो चलिए सबसे पहले गौरा गाय की बात करते हैं। गौरा। हाँ, सारांश में गौरा का वर्णन बहुत ही सुंदर है। एक बेहद खूबसूरत, पवित्र और शालीन गाय, और उसे सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि महादेवी जी की आत्मीय मित्र बताया गया है। यही तो खास बात है, एक गाय को मित्र मानना। हाँ, और उसमें अनुशासन देखना, मानवीय गुण देखना, ये उस वक्त की सोच से कितना अलग रहा होगा। बिल्कुल, उसे सिर्फ दूध देने वाली गाय की तरह नहीं देखा गया, एक व्यक्तित्व के रूप में देखा गया। और उसका वर्णन सिर्फ बाहरी सुंदरता तक नहीं है। नहीं, उसे शुद्ध और शालीन कहना, उसमें अनुशासन देखना, ये गुण आम तौर पर हम इंसानों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। सही। वर्मा जी यहाँ जैसे भाषा की सीमाओं को तोड़ रही हैं, ये दिखाने के लिए कि ये गुण यूनिवर्सल हो सकते हैं। और फिर जैसा कि सारांश बताता है, गोरा का अंत वो बहुत मार्मिक है, दुखद है। हाँ, और वो सिर्फ एक पशु की मृत्यु का वर्णन नहीं है, वो एक गहरे भावनात्मक बंधन के टूटने का दर्द है, एक प्रिय साथी को खो देने का दर्द।
उस दुखद अंत का जिक्र वाकई उस रिश्ते की गहराई दिखाता है। अक्सर हम जानवरों के जाने पर जो दुख महसूस होता है उसे कम करके आंकते हैं जी। लेकिन वर्मा जी का वर्णन उसे पूरी मानवीय गरिमा देता है। वो पाठक को भी उस दर्द का एहसास कराता है। हाँ, और वो उस गहरे भावनात्मक निवेश को दिखाता है जो वर्मा जी का इन प्राणियों के साथ था। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन में ऐसे निस्वार्थ और गहरे रिश्ते बना पाते हैं। सही कहा। गौरा की कहानी, उसका अंत जानवरों के प्रति हमारी धारणाओं पर सवाल उठाते हैं। क्या उनका जीवन, उनकी मृत्यु भी उतनी ही मायने रखती है? वर्मा जी का जवाब तो साफ है, हाँ। बिल्कुल, ये उनके भावनात्मक संसार के महत्व को स्थापित करता है। अच्छा, अब नीलू कुत्ते की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नीलू कुत्ते का जिक्र है। सारांश उसे ईमानदार बताता है, वफादार और समझदार। अब देखिए, वफादारी तो कुत्तों में अक्सर दिखती है जी, लेकिन यहाँ समझदार शब्द पर जोर देना जरूरी लगता है। बिल्कुल। वफादारी को कई बार हम क्या कहते हैं, इंस्टिंक्टिव मान लेते हैं, सहज वृत्ति। हाँ, लेकिन समझदारी एक हायर कॉग्निटिव क्षमता की ओर इशारा करती है। सारांश बताता है कि नीलू सिर्फ वफादार नहीं था, वो लेखिका की भावनाओं को, उनके मूड को, उनकी जरूरतों को समझता था। अच्छा, ये एक तरफा रिश्ता नहीं था, एक आपसी समझ थी, एक संवाद था, भले ही वो शब्दों के बिना हो। वर्मा जी नीलू के जरिए दिखाती हैं कि जानवर हमारे इमोशनल संकेतों को पकड़ने में कितने माहिर हो सकते हैं। ये बात तो खैर कुत्तों के साथ रहने वाले कई लोग महसूस करते होंगे, पर वर्मा जी ने उसे जिस तरह शब्दों में पिरोया है, वो नीलू को एक साधारण पालतू कुत्ते से उठाकर एक संवेदनशील, एक सचेत साथी के दर्जे तक ले जाता है। जी। और उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति पर लेखिका की प्रतिक्रिया और लेखिका की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर उसकी प्रतिक्रिया, ये सब उस गहरे भावनात्मक ताने बाने को दिखाते हैं। और ये भी देखने लायक है कि ये वफादारी और समझदारी सिर्फ स्वार्थ पर आधारित नहीं है। नीलू का समर्पण निस्वार्थ है, हाँ। जो उसे एक आदर्श साथी के रूप में प्रस्तुत करता है। वर्मा जी शायद ये भी कहना चाह रही थी कि इंसानी रिश्तों में जो उलझनें आ जाती हैं, स्वार्थ आ जाता है, जानवरों के साथ का रिश्ता अक्सर उनसे मुक्त होता है, ज्यादा शुद्ध, ज्यादा खरा। अब एक बिल्कुल अलग तरह का साथी है, सोना, बिल्ली। हाँ, सोना। सारांश कहता है कि वो बहुत चंचल थी, प्यारी थी, और उसकी आदतें एक छोटे बच्चे जैसी थी। उसकी मासूम शरारतें लेखिका को बहुत पसंद थी। जी। यहाँ साथीपन का एक अलग ही रंग है, हल्का फुल्का, चुलबुला सा, स्नेह से भरा हुआ। हाँ, सोना का चरित्र दिखाता है कि साथीपन के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं। गौरा की शालीनता थी, नीलू की गंभीर वफादारी थी, उनसे एकदम अलग। सोना की चंचलता जीवन में एक अलग तरह की खुशी लाती है, एक ऊर्जा लाती है। सही। वर्मा जी हर जानवर के अनूठे व्यक्तित्व को पहचानती हैं, उसे सम्मान देती हैं। सोना की बचकानी हरकतें और लेखिका का उसके प्रति वात्सल्य भाव, ये उस स्नेह को दिखाता है जो हम अक्सर बच्चों या मासूम जीवों के प्रति महसूस करते हैं। ये भी एक गहरा भावनात्मक बंधन है, भले ही उसका रूप अलग हो। बिल्कुल। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे वर्मा जी अलग अलग जानवरों के जरिए मानवीय भावनाओं के अलग अलग पहलुओं को छू रही हैं। गौरा के साथ दोस्ती और दुख, नीलू के साथ निष्ठा और समझ, सोना के साथ वात्सल्य और चंचलता। सही कहा। ये सिर्फ जानवरों का वर्णन नहीं रह जाता, बल्कि मानवीय अनुभव का ही विस्तार बन जाता है। और ये भी दिखाता है कि वर्मा जी का अवलोकन कितना सूक्ष्म था। वो सिर्फ जानवरों के सामान्य व्यवहार को नहीं देखती, उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को, उनकी आदतों को, उनकी प्रतिक्रियाओं को बहुत बारीकी से पकड़ती हैं। सोना का चरित्र चित्रण ये भी बताता है कि साथीपन हमेशा गंभीर और जिम्मेदारियों से भरा नहीं होता। हाँ, वो आनंददायक और मनोरंजक भी हो सकता है। और फिर इस मंडली में टिल्लू तोता भी है। हाँ, टिल्लू। सारांश के मुताबिक वो बोलने वाला तोता था, कई शब्द बोलता था और ऐसा लगता था मानो वो घर का सदस्य ही बन गया हो। जी। लेखिका के साथ उसका भी एक आत्मीय रिश्ता था। तोते का बोलना, इंसानी भाषा की नकल करना उसे परिवार के और करीब ले आता है ना? बिल्कुल। टिल्लू का उदाहरण कम्युनिकेशन के एक और पहलू को सामने लाता है। हालांकि तोता शायद शब्दों के अर्थ को हमारी तरह न समझता हो, शायद नहीं, पर उसकी आवाज, उसकी बातें घर के माहौल का एक हिस्सा बन जाती हैं। उसका घर का सदस्य बन जाना इस बात का प्रतीक है कि कैसे ये जीव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी पारिवारिक संरचना में शामिल हो जाते हैं। वो सिर्फ बाहर के जीव नहीं रहते। नहीं,
वो हमारे घर का, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। उसका बोलना शायद एक पुल जैसा काम करता है इंसानी दुनिया और पशु जगत के बीच। हाँ, कह सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि संचार सिर्फ शब्दों का मोहताज नहीं है, पर जब शब्द जुड़ जाते हैं तो रिश्ता और भी मुखर हो जाता है। हाँ, और ये सभी उदाहरण गौरा, नीलू, सोना, टिल्लू, ये सब मिलकर साथीपन के एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। हर एक का अपना चरित्र, अपना रिश्ता, अपना महत्व। वर्मा जी ने बड़ी कुशलता से दिखाया है कि जीवन में साथी कई रूपों में आ सकते हैं और हर रूप अनमोल है। बिल्कुल। अब जरा वर्मा जी की लेखन शैली पर भी बात करते हैं। सारांश कहता है कि उनकी भाषा भावनात्मक है, सरल है, लेकिन उसमें एक गंभीरता है और वो करुणा से भरी हुई है। जी। भाषा ऐसी है जो सीधे पाठक के दिल तक पहुंचती है और इसमें मानवीकरण का, पर्सोनिफिकेशन का बहुत सुंदर इस्तेमाल हुआ है। हाँ, ये मानवीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि सारांश भी बताता है, ये सिर्फ एक साहित्यिक अलंकार या तकनीक नहीं है। अच्छा। ये वर्मा जी के दर्शन का मूल है। वो जानवरों को इंसानी भावनाएं देती हैं, संवेदनाएं देती हैं, यहाँ तक कि विचार भी देती हैं। लेकिन इसका उद्देश्य जानवरों को इंसान जैसा बनाना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि ये दिखाना है कि भावनाएं और संवेदनाएं यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। वो उस विभाजन को चुनौती दे रही हैं जो इंसानों को भावनाओं का स्वामी मानता है और जानवरों को उनसे वंचित। तो जब वो गौरा को शालीन कहती हैं या नीलू को समझदार, तो वो उनपे इंसानी गुण थोप नहीं रहे, नहीं, बल्कि उन गुणों को पहचान रही हैं जो उनमें स्वाभाविक रूप से मौजूद हैं, भले ही उनकी अभिव्यक्ति का तरीका हमसे अलग हो। हाँ, मेरे समझ से तो यही बात है। वो ये नहीं कह रही कि गाय इंसानों की तरह सोचती है, बल्कि ये कि शालीनता का भाव गाय के व्यवहार में भी दिख सकता है। वो साझा भावनात्मक धरातल को उजागर कर रही हैं। ये मानवीयकरण पाठकों को इन जीवों के साथ सहानुभूति महसूस करने में मदद करता है। उन्हें सिर्फ अन्य या दूसरा समझने के बजाय अपने जैसा ही संवेदनशील प्राणी मानने में मदद करता है। और उनकी सरल भाषा इस गहरे दर्शन को सुलभ बना देती है। बिल्कुल। और इस शैली के जरिए वो जो मुख्य संदेश देना चाहती हैं वो क्या हैं? सारांश ने कुछ खास बातें बताई हैं। जी, और वो दोहराने लायक है क्योंकि वही इस रचना का निचोड़ है। पहला, कि पशु पक्षी भी हमारी तरह ही संवेदनशील और समझदार प्राणी हैं। हाँ। उनका अपना भावनात्मक जीवन है, अपना व्यक्तित्व है, जिसे हमें पहचानने और सम्मान देने की जरूरत है। ठीक। बहुत जरूरी है। और ये जुड़ाव किसी भी रूप में हो सकता है, इंसान के साथ भी और पशु पक्षी के साथ भी। और ये रिश्ते हमारे जीवन को सार्थकता और गहराई देते हैं। बिल्कुल। ये संदेश आज के दौर में शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। है ना? हाँ, बहुत प्रासंगिक है। जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, हम प्रकृति से, दूसरे जीवों से दूर होते जा रहे हैं। सही। ऐसे में वर्मा जी का लेखन हमें उस भूले हुए रिश्ते की याद दिलाता है, उस करुणा और सह-अस्तित्व की जरूरत महसूस कराता है। और ये एक तरह का नैतिक आह्वान भी है। बिल्कुल। वो हमें अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा ध्यान से, ज्यादा संवेदना के साथ देखने के लिए प्रेरित करती हैं। और ये सब वो बिना किसी उपदेश के लहजे के करती हैं। अपनी निजी कहानियों के माध्यम से। हाँ, जो उनकी सबसे बड़ी खूबी है, पाठक कहानी पढ़ते पढ़ते ही इन गहरे सत्यों तक पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का, इस रचना का गहरा अर्थ क्या निकलता है? पथ के साथ ही सिर्फ कुछ जानवरों की कहानियां भर तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि सारांश भी निष्कर्ष निकालता है, ये रचना महज पशु प्रेम का दस्तावेज नहीं है। ये मनुष्यता की, संवेदना की और जीवन के सही अर्थ की तलाश है। वर्मा जी इन बेजुबान साथियों के जरिए मानवीय रिश्तों की जटिलताओं और संभावनाओं पर भी रोशनी डालती हैं। कैसे? वो दिखाती हैं कि सच्चा साथीपन, जो निस्वार्थ स्नेह और आपसी समझ पर आधारित होता है, वो किसी भी योनि में मिल सकता है। ये रचना हमें अपने आप से कुछ बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि हम अपने आसपास की गैर मानवीय दुनिया को किस नजर से देखते हैं। क्या हम उनमें सिर्फ उपयोगिता देखते हैं या खतरा देखते हैं? जी की तरह उनमें भी संवेदना, भावनाएं और साथी बनने की क्षमता देख पाते हैं। हमारा उनके प्रति व्यवहार हमारी अपनी इंसानियत का आईना है। और क्या हम उस आईने में एक करुणामय और संवेदनशील चेहरा देखना चाहेंगे? बिल्कुल। तो पथ के साथी के इस सारांश पर हुई हमारी इस बातचीत से ये साफ है कि महादेवी वर्मा ने अपनी कलम से जानवरों को अभूतपूर्व गरिमा और महत्व दिया। जी। गौरा, नीलू, सोना, टिल्लू जैसे उनके साथी सिर्फ यादें नहीं हैं, बल्कि करुणा, सह अस्तित्व और निस्वार्थ प्रेम के प्रतीक बन गए हैं। ये रचना हमें सिखाती है कि हमारा हृदय सभी जीवों के लिए खुला होना चाहिए। और जाते जाते शायद एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। हाँ, जरूर।
इन पशु साथियों के बारे में सोचना हमें इस पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे अपने जीवन में साथीपन का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ इंसानी रिश्तों तक ही सीमित है? अच्छा सवाल है। और क्या हम अपनी सहानुभूति और करुणा के दायरे को इतना फैला पाते हैं कि उसमें वो भी शामिल हो सकें जो हमारी भाषा नहीं बोलते, जो हमसे अलग दिखते हैं? महादेवी वर्मा का काम हमें इसी दिशा में सोचने की चुनौती देता है। जी। ये सवाल पूछता है कि क्या हमारी संवेदना की सीमाएं हमारी अपनी प्रजाति पर ही खत्म हो जाती हैं या वो उससे भी आगे तक जा सकती हैं।